हेलो क्लास 8, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 7, दैट इज पर्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। सो बेसिकली इस पूरे चैप्टर में हम मैटर के बारे में जानेंगे कि मैटर क्या होता है, मैटर का नेचर क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। ओके, सो एज यूजुअल किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, है ना, कि भाई मैटर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जो जो क्वेश्चंस हमारे दिमाग में मैटर के बारे में होते हैं हम उनको क्या करेंगे, एक पेज पे हमेशा लिखेंगे एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर वी विल चेक कि जो हमने क्वेश्चन लिखा था उसका आंसर हमें इस चैप्टर में मिला कि नहीं मिला। एंड ये बुक भी कुछ क्वेश्चंस तो देखो खुद ही देती है ना, कुछ क्वेश्चन ये खुद ही पूछती है और फिर आपको बोलती है भाई डिटरमाइन करो कि आपको इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आंसर मिले हैं कि नहीं मिले। क्लियर? चलिए, सो क्या है यहाँ पे क्वेश्चंस, व्हाई इज इट इम्पॉसिबल, नो व्हाई इट इज पॉसिबल, है ना, व्हाई इज इट पॉसिबल टू पाइल अप स्टोन्स और सैंड बट नॉट अ लिक्विड लाइक वाटर। कह रहे हैं कि हम सैंड को स्टोन्स को पाइल अप कर सकते हैं, है ना, लेकिन हम लिक्विड को पाइल अप नहीं कर सकते। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू find out, right? Now the second one is, why does water take the shape of the folded hands but lose that shape when released? तो जो water है वो हमारे हैंड का शेप ले लेती है, बट जैसे हम उसको रिलीज करते हैं सारी चीजें जो है वो गिर जाती है, खत्म हो जाती है। We cannot see air, so how does it add weight to an inflated balloon? हम एयर को नहीं देख सकते बट फिर भी वो वेट इंसर्ट कर देती है एक बलून के अंदर। क्यों, कैसे, है ना? इज द एयर वी ब्रीथ टुडे द सेम दैट एग्जिस्ट 1000 ईयर्स ऑफ अगो? जो एयर आज हम ब्रीथ कर रहे हैं क्या 1000 ईयर्स ऑफ अगो वही एयर वो लोग भी ब्रीथ करते थे जो हमारे एंसेस्टर्स थे, है ना? नाउ शेयर योर क्वेश्चंस, अगर आपके भी कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है, क्या क्वेश्चन है? चलो एक क्वेश्चन तो मेरे दिमाग में भी है कि मैटर की ना बहुत सारी टाइप होती है, जैसे कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। सो दीज आर दी टाइप्स ऑफ मैटर, फिजिकल क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो वन क्वेश्चन इज, जो सॉलिड होता है, ठीक है, दैट इज इनकम्प्रेसिबल, बहुत ज्यादा हार्ड होता है। लेकिन स्पॉन्ज आप सबने देखा है ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। स्पॉन्ज आप सबने देखा है, स्पॉन्ज इज अगेन अ सॉलिड, ठीक है, उसको हम किसकी तरह कंसीडर करेंगे, उसको हम सॉलिड की तरह कंसीडर करेंगे, बट वी कैन स्क्वीज इट, हम उसको ऐसे स्क्वीज कर सकते हैं स्पॉन्ज को, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है बट स्टिल इट इज सॉलिड। तो हमारा जो डेफिनेशन है क्या वो गलत है या स्पॉन्ज सॉलिड ही नहीं है? सो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। क्या इतनी बात क्लियर है? यस, क्या मेरी आवाज आई? इतनी बात क्लियर है? ओके, चलो, सो यहां पे हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन तो देखो मैंने आपसे पूछ लिया है ना, क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया है। नाउ लेट्स रीड दी चैप्टर। ओके, so you might have collected pebbles and stone from the sand while playing on a river bank or a beach. Where do these pebbles, stone and sand come from? तो देखो आपने हर जगह ये पत्थर, ये जो स्टोन्स है, सैंड है, वो देखा है, राइट? तो ये जो चीजें हैं ये आती कहाँ से हैं, है ना? सो इन द माउंटेन्स रॉक्स जनरली ब्रेक डाउन ड्यू टू द इरोजन, river flowing through the sea, river flowing through these regions carry along the eroded rock pieces. As the river flow, they continue to break down the rocks into the pebbles, stones and sand and transport large quantities of them to the plains. तो हम जो ये पेबल्स देखते हैं, स्टोन्स देखते हैं, सैंड देखते हैं, ये आते कहाँ से हैं? जो चट्टानें होती हैं, है ना, जो बड़े बड़े से माउंटेन्स होते हैं, तो सॉइल इरोजन होने की वजह से, एयर के इरोजन होने की वजह से, है ना, वो जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं, टूट जाती हैं, एंड थ्रू एयर और थ्रू वाटर वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर जाती हैं। तो वही हमें प्लेन्स पे ये सारी की सारी चीजें दिखाई देती हैं। क्लियर? नाउ द बिगर रॉक्स आर इवेंचुअली ब्रोकन इनटू द finer grains of sand and clay. Is this grain the smallest unit of the bigger rock, or can these grains of sand and clay be broken down further? Let us find out. तो देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो चीजें हमें हमारी आंखों से दिख रही है वही चीज सबसे ज्यादा छोटी हो। ये चीज
कभी नहीं होती, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें हमारी आंखों से दिखाई नहीं देती बट वो एग्जिस्ट करती हैं, है ना। जैसे कि आप बोलो कि भाई एक बूंद पानी की बात करें, सबसे छोटा बूंद हमें यही दिख रहा है, इससे छोटा अगर हमने कर दिया तो वो नहीं दिखेगा। बट आप सोचो ना कि उस छोटे से बूंद में जो हमको दिखाई दे रहा है उसमें भी मिलियंस ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, तब जाके वो हमको चीज दिख रही है। तो सोचो एक एटम कितना छोटा होगा, है ना, जिससे वो मिलके बना है। हर एक चीज, हर एक मैटर किसी ना किसी चीज से मिलके बनता है ना। और वो जिस चीज से मिलके बनता है ना, उसको हम पता है क्या कहते हैं, उसको हम एटम कहते हैं। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट वी कैन से, कि जिससे मिलके एक मैटर का फॉर्मेशन होता है। ओके, नाउ सो व्हाट इज मैटर कंपोज ऑफ? मैटर इज एनीथिंग। देखो मैटर क्या है, कुछ भी चीज जो हमारे आसपास हमको दिखाई दे रही है, जिसका मास होता है, ठीक है, एंड जिसका क्या होता है, जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, जिसका मास होता है एंड जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, उसको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं, राइट। सो लेट अस एक्सप्लोर। नाउ टेक अ स्टिक ऑफ चॉक एंड ब्रेक इट इनटू अ 2 पीसेस। चॉक को हमने 2 पीस में तोड़ दिया। नाउ कंटिन्यू ब्रेकिंग द चॉक टिल इट बिकम डिफिकल्ट टू ब्रेक इट फर्दर बाय हैंड। और तब तक उसको तोड़ते रहो, तब तक उसको तोड़ते रहो, जब तक वो पूरी तरीके से ब्रेक डाउन नहीं हो जाता है। Now, grind the smallest piece of chalk thus obtained using a mortar or pestle. तो सबसे छोटे पार्टिकल्स को भी ना और ज्यादा मोटर एंड पेस्टल से उसको पीस दो, बिल्कुल ऐसे उसकी चटनी बना दो, ठीक है। फिर क्या करना है, फिर हमको क्या मिलेगा यहाँ से, हमें एक फाइन पाउडर मिल जाएगा, राइट। हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, हमें एक फाइन पाउडर मिल जाएगा। ऑब्जर्व द फाइन पाउडर ऑफ चॉक विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास। अब उसको बिल्कुल ऐसे गौर से, उसको बिल्कुल गौर से मैग्नीफाइंग ग्लास से हमको देखना है, तो हमें क्या चीज दिखाई देगी। Each tiny grain you observe is a still speck of chalk। मतलब उसमें भी हमें चॉक के ही पार्टिकल्स नजर आएंगे, चाहे कितने भी आप उसको जूम करके देख लो, कितने भी मैग्नीफाइंग ग्लास से देख लो, हमको क्या नजर आएगा, हमको उसमें चॉक के ही पार्टिकल्स नजर आएंगे, कुछ इस तरीके से। Is every speck of this fine chalk powder still composed of the same substance? Of course. Or has it changed into something else or breaking or grinding? देखो बना तो वो चॉक से ही है ना, लेकिन वो बिल्कुल अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल पे आ जाएंगे तब यहाँ पे उनका कॉम्पोजिशन जो है वो थोड़ा सा बदल जाता है, ठीक है, क्योंकि सारी चीजें एक ही, सारे के सारे मेटल एक ही चीज से मिलके बनते हैं, एंड दैट इज एटम। अब एटम किसी का भी हो सकता है, हमारे पास 118 एलिमेंट है, उन 118 एलिमेंट में से किसी चीज का भी एटम हो सकता है। जैसे अगर हम गोल्ड के बारे में बात करें, तो गोल्ड का अगर सबसे छोटे पार्टिकल के बारे में जाएंगे तो उसमें भी सबसे उसका छोटा पार्टिकल एक एटम ही होगा, ठीक है, बट वो किस चीज का एटम होगा, वो एक गोल्ड का एटम होगा। ऐसी अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर का भी सबसे छोटा पार्टिकल क्या है, यस, सिल्वर का भी सबसे छोटा पार्टिकल क्या हो जाएगा, सिल्वर का भी सबसे छोटा पार्टिकल यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या, सिल्वर ही, है ना, उसका एटम क्या है, सिल्वर है, राइट। सो रिकॉल क्यूरियोसिटी ग्रेड 7 चैप्टर चेंजेस अराउंड अस फिजिकल एंड द केमिकल। इज ग्राइंडिंग चॉक अ फिजिकल चेंज और अ केमिकल चेंज? चॉक को ग्राइंड करना कौन सा चेंज कहलाता है, फिजिकल चेंज कहलाता है या फिर केमिकल चेंज कहलाता है? सो इट्स अ फिजिकल चेंज, है ना, वापस से हम उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है, वापस से हम उसका चॉक बनाया, हमने फिर से उसको पीस दिया, फिर से हमने उसका चॉक बना दिया, फिर से हमने उसको पीस दिया, तो इसमें एक कोई नए सब्सटेंस का एज सच फॉर्मेशन नहीं हुआ है, तो इसीलिए क्या कहलाएगा, इसीलिए फिजिकल चेंज कहलाएगा। Now you learn that the chalk does not change into a new substance on grinding. It is a physical change, right? In which only the size of each speck of the chalk has reduced further. तो ये क्या हो जाएगा, ये physical change ही कहलाएगा। So these specks of the chalk powder can be broken further into the smaller particles by further grinding. Let us imagine that this process of grinding continues. बिल्कुल उसको और छोटा 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 करते चले जाओ। तो देखो ये जो चीजें होती है ना, जो मैंने एक सब्सटेंस बोला था, एक एटम बोला था, तो ये जो चीजें होती है हमें हमारी आंखों से दिखाई नहीं देती, ठीक है, ये हमें हमारी आंखों से दिखाई नहीं देती हैं। So eventually we would reach the stage where the chalk particles cannot be broken down any further, and the tiny unit obtained at this stage are the basic building block that chalk was made up of. तो एक समय ऐसा आएगा, हम उसको ब्रेक करे जा रहे हैं, एक टाइम ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा जहां पे हम चॉक को फर्दर डिवाइड
नहीं कर सकते हैं. सो दैट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल फॉर दैट चौक, जिससे मिलके वो चौक बनाया गया है, जिससे मिलके वो चौक बना है. ओके, so this means that one whole pieces of the chalk was made up of the large number of the smaller unit. एक चौक का जो पीस है वो बहुत सारे छोटे 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 यूनिट से मिलके बनाया गया है. These unit are called constituent particle of chalk. उनको हम क्या बोलेंगे कि भाई वो चौक के constituent particle है ना, वो चौक के ही particles हैं. Are the unit of chalk obtained in this manner considered the smallest unit of chalk? बोल सकते हैं, ठीक है. So a constituent particle is the basic unit of that makes up a large piece. तो उसी constituent particle को जोड़ जोड़ के क्या किया गया, एक large chalk का piece बनाया गया है. Just like a chalk, the grains of a sand or a clay are not the smallest unit of the bigger rock. हैं, लेकिन उसको और भी छोटा किया जा सकता है. These are also made up of large number of their constituent particle. अभी भी जो sand है उसको भी और छोटा किया जा सकता है, जो रॉक है उसको भी और छोटा किया जा सकता है, जो पेबल्स हैं उसको भी और छोटे किए जा सकते हैं. इतने छोटे कर दो कि बस वो हमारी आंखों से दिखना बंद हो जाए, है ना, इतने ज्यादा उसको छोटे कर दो. Let us explore further. Recall the dissolution of sugar into the water to form a solution. What happened to the sugar when it dissolved in water? So we know that कि water is a matter, ठीक है, and one of the property of matter is कि matter have space between them. मेटल के बीच में स्पेस होता है, तो जैसे ही हम पानी के अंदर चीनी डालते हैं, हमने उसको क्या किया, स्टिर कर दिया. अब स्टिरेशन के बाद क्या होता है, जो वाटर के अंदर स्पेस प्रेजेंट होता है, शुगर के पार्टिकल जाके उसमें छुप जाते हैं एंड हमें लगता है वो डिसॉल्व हो गए, वो खत्म हो गए, लेकिन वापस से हम उसको रिगेन कर सकते हैं. भाई ऐसा नहीं है कि एक बार हमने शुगर सॉल्ट को पानी के अंदर डिसॉल्व कर दिया तो वापस से हम उसको नहीं ला सकते. हम उसको वापस से ला सकते हैं थ्रू इवापोरेशन. ओके, तो वो जाता कहाँ है, वो उस जो स्पेस है वाटर के अंदर, वो उसके अंदर जाके छुप जाता है. ठीक है. नाउ एक्टिविटी 7.2 लेट अस परफॉर्म. सो सेफ्टी फर्स्ट. नाउ फ्रॉम द एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ अ टीचर और एन एडल्ट, नेवर ईट और ड्रिंक एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू. कभी भी, खास करके लैब में कोई भी चीज अगर रखी हो, है ना, खाने पीने वाली चीज दिख रही हो, हमें उसको कंज्यूम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो केमिकल्स हो. क्योंकि देखो पानी कैसा दिखता है, ऐसा दिखेगा आपको पानी, है ना, और इसी के अंदर अगर हम HCl भर दे, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H2SO4, तो वो आपको कैसा दिखेगा, ऐसा ही दिखेगा वो भी आपको. तो आप पहचान ही नहीं पाओगे कि कौन सा पानी है, कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है. ठीक है. नाउ फिल अ ग्लास टम्बलर विद अ ड्रिंकिंग वाटर. एक ग्लास में पीने वाला पानी भर लो. पुट 2 स्पून्स ऑफ द शुगर इनटू इट. चीनी डाल दो. डू नॉट स्टिर द वाटर. टेस्ट अ स्मॉल स्पूनफुल ऑफ वाटर फ्रॉम द टॉप लेयर ऑफ द ग्लास. तो हमको बिल्कुल भी मीठा नहीं लगेगा वो पानी. ठीक है, क्योंकि शुगर अब जो है वो पूरे में डिसॉल्व नहीं है, वो तो जाके बॉटम पे सेटल डाउन हो गया, है ना. शुगर जो है वो कहाँ पे जाके सेटल डाउन हो गया, वो बॉटम पे जाके सेटल डाउन हो गया है. तो वो हमें पानी जो है टॉप वाला वो मीठा नहीं लगेगा. डज द वाटर टेस्ट स्वीट? नो. नाउ स्टिर द वाटर अंटिल द शुगर डिसॉल्व कंप्लीटली. अब तब तक उसको स्टिर करते रहेंगे जब तक जो पानी है वो पूरी तरीके से उसके अंदर डिसॉल्व, पानी के अंदर पूरी तरीके से शुगर डिसॉल्व नहीं हो जाता, तब तक हम उसको क्या करते रहेंगे, स्टिर करते रहेंगे. अगेन टेस्ट अ स्पूनफुल ऑफ द वाटर फ्रॉम द टॉप लेयर. क्या अब उसका टेस्ट स्वीट होगा? यस. अब उसका जो टेस्ट है वो कैसा हो जाएगा, स्वीट हो जाएगा. व्हाट्स डिफरेंस इन द टेस्ट डू यू नोटिस? डज इट टेस्ट स्वीट? यस. सिंस द टॉप लेयर ऑफ द वाटर टेस्ट स्वीट, after dissolving sugar it must be present in the solution. Do you observe any sugar particle in the solution? तो अब हमको देखो, जब हमने पूरी तरीके से उसको स्टिर कर दिया, so we will not able to see any kind of sugar particles in the given water. तब वो क्या बन जाएगा, तब वो हमारे पास एक सोल्यूशन बन जाएगा. ठीक है, तब वो क्या बन जाएगा, तब वो एक सोल्यूशन बन जाएगा, और फिर हमको शुगर के पार्टिकल्स जरा से भी नजर नहीं आएंगे, जरा भी नजर नहीं आएंगे. ठीक. So, sugar particles can no longer be observed, but their presence can be sensed by a taste. Sugar के particles हमको नजर नहीं आएंगे, बस उसका taste हम sense कर पाएंगे. When sugar dissolve in water, it break up into its constituents particle, which cannot be broken down further. Each tiny grain of sugar is made up of millions and millions of such constituents of the particle.
एक शुगर का पार्टिकल्स उसी के जैसे मिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स से मिलके बनते हैं, है ना। कि इतनी छोटी सी चीज सोच रहे हो मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स से मिलके बना होगा, बट इट इज ट्रू. सो in activities 7.1 and 7.2 support the idea that the matter is composed of a large number of extremely small particles. matter जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे particles से मिलके बनते हैं, है ना. and these particles are so small, इतने ज्यादा small होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते, and we can say they are so small that we cannot imagine, beyond our imagination, है ना. ये चीजें जो है ये हमारे इमेजिनेशन से भी बिल्कुल ऐसे दूर है, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन है ये सारी की सारी चीजें. सो दे आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन इवन दो एन ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप. हम इसको ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, इतना ज्यादा ये छोटा होता है. सो बट वेयर डिड द शुगर गो. अब देखो यही पूछ रहे वेयर डिड द शुगर गो. सो लेट्स सपोज कि दिस इज द वाटर, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा पानी है. हमने इसमें चीनी डाला, थोड़ा सा डाला, इसके अंदर चला गया, इसके अंदर चला गया, डिसॉल्व होते जा रहे हैं. अगर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ तो मतलब डिसॉल्व हो रहा है वो शुगर. ये स्पेस है, ये स्पेस है, ये स्पेस है, ये स्पेस है, ये स्पेस है. अब आपने ये चीज नोटिस की होगी, एक स्पून हम शुगर पानी के अंदर डालते हैं, कुछ टाइम के बाद वो डिसॉल्व हो जाता है. दूसरा शुगर हमने पानी के अंदर डाला, वो भी कुछ टाइम के बाद डिसॉल्व हो गया. तीसरा शुगर हम पानी के अंदर डालेंगे, तीसरा स्पून जब हम पानी के अंदर डालेंगे तो फिर वो डिसॉल्व नहीं होता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अब देखो ना, इनके पास जो स्पेस था वो तो भर गया, है ना. इनके पास जो स्पेस है अब तो वो भर गया. अब क्या करें हम, अब वो कहाँ पे जाके शुगर डिसॉल्व होगा, नहीं हो पाएगा शुगर डिसॉल्व, ठीक है. तो वही शुगर फिर हमको दिखाई देता है. लेकिन अगर इसके अंदर जो स्पेस है, शुगर आग के अंदर बैठ गया, भर गया, तो अब हमें शुगर के पार्टिकल्स नजर नहीं आएंगे. बट ऐसा थोड़ी कि सारे के सारे जो शुगर है वो उसके अंदर जाके डिसॉल्व हो जाते, नहीं हो पाते, ठीक है. वो उसके अंदर जाके डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं. नाउ the tiny sugar particles separate and occupy the available space between the water particles. वो कहाँ जाके छुप जाते हैं, कहाँ जाके बैठ जाते हैं, वाटर के अंदर जो स्पेस होते हैं उनके अंदर जाके वो छुप जाते हैं. Now these space between the particles are known as interparticle space. इन स्पेस को क्या कहते हैं हम, इन स्पेस को हम इंटरपार्टिकल स्पेस कहते हैं, ठीक है. क्या बोलेंगे इन स्पेस को हम, इंटरपार्टिकल स्पेस बोलेंगे. सो chalk and sugar can both be broken down into their constituents particle. chalk को भी उसके constituents particle में ब्रेक किया जा सकता है, sugar को भी उसकी constituents particles में ब्रेक किया जा सकता है. but how are the constituents particle held together to form these solid pieces we see? how can the constituents particles held together to form a solid particle C? कैसे हम उसको देख पाएंगे? यस, एनी आइडिया कैसे हम उसको देख पाएंगे? देखो केमिस्ट्री की ना मोस्ट ऑफ द चीजें जो होती है वो इमेजिनरी होती है, हम उसको देख नहीं सकते, है ना. हम उसको देख नहीं सकते, वो इमेजिनेशन से बनी हुई होती है कि अगर ऐसा हुआ होगा तो ये चीज बनी होगी, ये रिएक्शन हुआ होगा, ठीक. सो व्हाट डिसाइडेड डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर. डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर कौन डिसाइड करता है, कैसे हम डिसाइड करेंगे, एंड व्हाट आर देयर नेचर्स, ठीक है. कि हम ये बोलते हैं कि भाई ये वाला मैटर है, ये वाला मैटर है, उसके नेचर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे मैटर के स्टेजेस को, ठीक है, उनके स्टेट्स को. सो द कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल ऑफ द मैटर आर हेल्ड टुगेदर थ्रू द फोर्स व्हिच आर अट्रैक्टिव इन नेचर. सो देखो जितने भी पार्टिकल्स है, मैटर कैसे बने, दो या फिर दो से ज्यादा कोई चीज आपस में कंबाइन हुई होगी तभी जाके वो मैटर का फॉर्मेशन करती हैं, है ना. अब ये दो या फिर दो से ज्यादा जो चीजें हैं वो किसी ना किसी फोर्स के थ्रू ही आपस में कंबाइन हुई होगी. ऐसा तो नहीं कि दो एटम को हमने फेविकॉल से, फेविक्विक से, है ना, टेप से, इन सब से चिपकाया है, नहीं. वो एक फोर्स की वजह से एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट है, एक दूसरे के साथ अटैच है. तो वो फोर्स क्या है, दैट इज द अट्रैक्टिव फोर्स, जो एक एटम दूसरे एटम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए लगा रही है, ठीक है. कौन सा फोर्स है वो एक अट्रैक्टिव फोर्स है. So these forces are called the interparticle attractions, जहाँ पे particles के बीच में attractions होते हैं. The strength of these attractions depend on the nature of the substance and the interparticle distance. Even a slight increase in the distance decrease the interparticle forces drastically. The strength of these forces ultimately decide the physical states of the matter.
तो ये जो अट्रैक्शन है, यही अट्रैक्शन बताता है किसी भी मैटर के फिजिकल स्टेट को। जब बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हो जाएगा तो वो सॉलिड बन जाएंगे, जब थोड़ा कम अट्रैक्शन होगा तो वो लिक्विड की फॉर्म रहेंगे, और जब बहुत ही बहुत 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 कम अट्रैक्शन होगा तो वो गैसियस का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, आगे जाके हम सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नाउ आवर साइंटिफिक हेरिटेज। सो डू यू नो दैट Do you know that since ancient time, peoples have been thinking about how far things could be broken down and what is matter made up of? तो बिल्कुल ये एंशियंट टाइम से ये चीजें चल रही हैं कि किसी भी एक मैटर को हम सबसे छोटा, कितना सबसे छोटा उसको किया जा सकता है किसी भी एक मैटर को, है ना। और ये जो मैटर है ये किससे मिलके बनता है, ठीक है, ये जो मैटर है ये किससे मिलके बनता है, ये सारी चीजें कब से चली आ रही है, ये सारी चीजें हमारे एंशियंट टाइम से चली आ रही है ना। आचार्य कनड, बहुत 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 फेमस नेम है भाई, कनड, महर्षि कनड। सो आचार्य कनड, एन एंशियंट इंडियन फिलोसोफर, फर्स्ट स्पोक अबाउट द आइडिया ऑफ परमाणु। सबसे पहले परमाणु के बारे में इन्होंने हमको बताया था, दैट इज एटम। ठीक है, परमाणु जिसको आज हम एटम कहते हैं। ही बिलीव दैट मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी इनडिविजिबल इटर्नल पार्टिकल्स, दैट परमाणु। तो आचार्य कनड ने हमको क्या बताया कि भाई कोई भी चीज सबसे छोटी पार्टिकल किससे मिलके बनी हुई है, परमाणु से मिलके बनी हुई है, एंड दैट परमाणु इज एटम। उस एटम को डिवाइड कर पाना बड़ा ही मुश्किल है, होगा ही नहीं डिवाइड। वो एक इटर्नल पार्टिकल है जिसको फर्दर हम खत्म नहीं कर सकते, उसको फर्दर हम ब्रेक नहीं कर सकते, दैट इज परमाणु। एंड दिस आइडिया वाज रिटन इन हिज वर्क कॉल्ड, कौन सा है, यहाँ पे लिखा हुआ है वैशिष्का सूत्रा। ठीक है, तो ये इसमें लिखा गया है। नाउ आप जब हायर क्लासेस में जाओगे ना तो भी कन्नड़ के बारे में आप पढ़ते हो। ठीक है, सो लेट अस एक्सप्लोर हाउ दीज अट्रैक्शंस वेरी इन डिफरेंट स्टेट। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं सॉलिड स्टेट के बारे में। हाउ आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल हेल्ड टुगेदर इन सॉलिड। सॉलिड में ये जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड होते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। सो दीज आर द सॉलिड पार्टिकल्स, दिख रहा है, आयरन नेल इज सॉलिड, रॉक सॉल्ट इज सॉलिड, स्टोन इज सॉलिड, वुडन ब्लॉक इज सॉलिड, की इज सॉलिड, एंड द पीसेस ऑफ एल्यूमिनियम इज अगेन अ सॉलिड। ठीक है, so collect a few solid objects such as the piece of iron, iron nail, piece of rock salt, stone, piece of wood, key and a piece of aluminium। तो इन सब चीजों को क्या करना है, आपको कलेक्ट कर लेना। कर लिया कलेक्ट। नाउ ऑब्जर्व देयर शेप एंड साइज। इनका शेप और साइज आप ऑब्जर्व करो, तो इनका जो शेप एंड साइज होता है ना वो फिक्स होता है। ठीक है, वो क्या होता है, फिक्स होता है, पहले से ही डिसाइडेड होता है। ट्राई हैमरिंग देम, उनको हैमर करो तो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, बट वो हैमर हो जाएंगे। ठीक है, in which of the above 6 object do you think particles are strongly held together। किसमें पार्टिकल्स बिल्कुल एक साथ, एक साथ हम ऐसा बोल सकते हैं कि जुड़े होंगे, किसमें, तो देखो की में, आयरन नेल में, पीस ऑफ एल्यूमिनियम में, दे आर द मेटल, एंड इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी वेरी हाई। ठीक, यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स आर सॉलिड। यस, हमने देखा है कि सारे के सारे जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स हैं वो कैसे हैं, सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में हैं। दे हैव अ डेफिनेट शेप, सबका एक फिक्स शेप है, सबका एक फिक्स वॉल्यूम है। ठीक है, किसी का वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि मास चेंज नहीं हो रहा। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन सॉलिड द पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड। रीजन क्या है इनके फिक्स शेप का, फिक्स वॉल्यूम का, कि इनके जो पार्टिकल्स है वो तो टाइटली पैक है, इनके बीच में अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सॉलिड में हर एक सॉलिड पार्टिकल्स में जो अट्रैक्शंस होते हैं वो बहुत ज्यादा हाई होते हैं। These strong forces of attractions hold a particle in fixed position। अब यही अट्रैक्शन जो है इन पार्टिकल्स को एक फिक्स पोजीशन में रखने में हेल्प कर रही है। Preventing them from moving freely। The particle can only move to and fro about their position, vibrate or oscillate। अगर हम इनको एनर्जी देंगे, कुछ भी चीज करेंगे तो इनका वाइब्रेशन होगा, बट एट इट्स ओन प्लेस, और ये कहीं भाग के बाहर नहीं जा सकते, इनका वाइब्रेशन सिर्फ अपने ही प्लेस पे हो सकता है, बट कैन नॉट मूव पास्ट ईच अदर, ये मूवमेंट शो नहीं कर सकते। ठीक है, इन द सॉलिड स्टेट इज देयर एनी वे टू मूव दिस पार्टिकल्स अपार्ट।
क्या ऐसा पॉसिबल है कि सॉलिड में मूवमेंट हो जाए? ऐसा पॉसिबल ही नहीं। भाई आप सोचो ना कि एक सीट है, एक बस की सीट है, ठीक है, उसमें 2 ही लोग बैठ सकते हैं, बिल्कुल, और उसमें 2 लोग बैठ गए, चलो 3 लोग बिठा लिए, अब वो बिल्कुल ऐसे कस कस के बैठ गए। अब वो सोच रहे हैं कि भाई बैठे बैठे डांस भी हो जाए उनके बीच में सब, तो पॉसिबल है क्या? वो सिर्फ वाइब्रेट ही कर पाएंगे, वो सिर्फ ऐसे ऐसे वाइब्रेट ही कर पाएंगे, वो डांस थोड़ी कर पाएंगे फिर, ठीक है। तो क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज सो हाई, तो इनका जो डांस है वो मुश्किल है। ये अपने प्लेस पे वाइब्रेशन कर सकते हैं, बट डांस नहीं कर सकते, ठीक। When solid are heated, their particles vibrate more vigorously. A stage is reached where the vibrations become so vigorous. अगर हमने इनका, हम ऐसा इसको इतना ज्यादा हीट कर दें या फिर इनको इतनी ज्यादा एनर्जी दे दें कि इनका वाइब्रेशन बहुत ज्यादा हो जाए, तो देखो वो 2 लोगों की सीट है, 3 लोग बैठे हैं, फिर भी उनको डांस करने की बची हुई है, तो अगर वो बिल्कुल ऐसे जोश में आके डांस करते तो एक ना एक तो गिर ही जाएगा, है ना, एक ना एक तो क्या हो जाएगा, वहां से गिर ही जाएगा। तो ऐसा ही यहाँ पे हो रहा है कि वो बिल्कुल ऐसे फुल मस्ती में उनका डांस चल रहा है, तो क्या हो गया, उनका जो इनिशियल बॉन्ड था वो टूट जाता है, एंड दे फार ईच अदर, वो एक दूसरे से दूर 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 हो जाएंगे, एंड दे एक्वायर अनदर प्रॉपर्टी, फिर उनके अंदर दूसरी प्रॉपर्टी आ जाएगी, अब वो सॉलिड नहीं कहलाएंगे, है ना, अब वो सॉलिड नहीं कहलाएंगे। देखो, सो विग्रस दैट पार्टिकल्स स्टार्ट लीविंग देयर पोजीशन, वो अपनी पोजीशन को छोड़ रहे हैं, अब उनके बीच में इतना ज्यादा वाइब्रेशन हो गया है। The interparticle forces of attractions get weakened and the solid get converted into the liquid state. और फिर यही सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो जाता है? यही सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। एंड द टेम्परेचर एट विच दिस हैपेंस इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड। एक एग्जांपल ले लो, आइस ले लो, आइस का क्या फॉर्म है? आइस का सॉलिड फॉर्म है। अब सॉलिड फॉर्म में है, मतलब उसके पार्टिकल्स जो है वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ टाइटली अटैच है ना, एक दूसरे के साथ क्या वो टाइटली अटैच है। अब उनका मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, बट वो अपनी प्लेस पे वाइब्रेशन कर सकते हैं। हमने उसको बहुत हीट दे दिया तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, है ना, हमने उनको बहुत हीट दे दिया तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। जब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, समझो, जब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तब क्या हो जाएगा? हाँ, तब क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल और दूर दूर भागना शुरू हो जाएंगे, एंड दे एक्वायर द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, और वो लिक्विड की प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर लेंगे। सो सॉलिड में देखो इस तरीके से है, ठीक है, अभी वाइब्रेशन मोड पे आ गए और उसके बाद इनके बीच में स्पेस आ गया, सो दे बिकम लिक्विड। वो किस फॉर्म में आ गए? अब वो लिक्विड बन गए। सो द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट बिकम टू अ लिक्विड, कम से कम वो टेम्परेचर जिसपे एक सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। Generally, liquid state particles are somewhat further away from each other as compared to those in solid state. Liquid में क्या होता है? Particles जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं solid की comparison में, and exception, ice is an exception. Its particles are further apart than those in water. In solid have weak interparticle force of attraction, so their melting point are low. Some solid have weak इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनके बीच में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन नहीं होता है। तो जो अगर बहुत ज्यादा अट्रैक्शन नहीं है तो उनको तोड़ना आसान है, अगर उनको तोड़ना आसान है तो उनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा हो जाएगा? उनका मेल्टिंग पॉइंट लो हो जाएगा, ठीक है। While other have strong attractive force and high melting point, कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनके बीच में बहुत ज्यादा ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो जिनके बीच में बहुत ज्यादा ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो उनका मेल्टिंग पॉइंट, उनको तोड़ पाना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। सो उनका मेल्टिंग पॉइंट भी कैसा होता है? बहुत ज्यादा हाई होता है। सम एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड एंड देयर मेल्टिंग पॉइंट्स आर शोन इन टेबल 7.1। सो कुछ यहाँ पे पॉइंट्स हैं, ये रहे, जैसे कि आइस है, आइस कितने पे मेल्ट होना शुरू हो जाता है? 0 डिग्री पे मेल्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है, 0 डिग्री पे आइस मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। यूरिया की बात कर लो, यूरिया 133 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। आयरन तो देखो लोहा है भाई, लोहा, उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, तो 1538 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो क्या होना शुरू हो जाएगा? मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। सॉलिड हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, बट व्हाट अबाउट लिक्विड एंड गैसेस? सॉलिड के बारे में हमने सारा डिस्कशन कर लिया, नाउ विल टॉक अबाउट द लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट, यहां से हम स्टार्ट करेंगे इन और नेक्स्ट क्लास, ठीक है, यहां से हम अपने
नेक्स्ट क्लास में पढ़ना शुरू करेंगे। आज हमने मैटर के बारे में जाना, ठीक है। हमने ये देखा कि कोई भी सब्सटेंस को सबसे छोटा 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 कर देंगे तो उसकी सबसे छोटी पार्टिकल क्या होगी, दैट इज एटम। हमने इसके बारे में जाना। फिर हमने सॉलिड के बारे में जाना, सॉलिड से लिक्विड का कन्वर्जन कैसे होता है उसके बारे में जाना, कुछ हमने प्रॉपर्टीज देखी सॉलिड की। नाउ इन नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न अबाउट लिक्विड स्टेट एंड कौन सा था हमारा, गैसियस स्टेट। इनके बारे में मतलब आगे चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे बट इन अनदर क्लास। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।